नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वागड़ के दौरे पर आए, लेकिन वागड़ से उन्होंने जो सौगातें दी वो लगभग आधे प्रदेश को, आधे जिलों को मिल चुकी हैं, प्रदेश के आधे जिलों को। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि एक तो धारणा टूटी है उन लोगों की कि जहां जाते हैं सिर्फ वहीं के लिए घोषणाएं होती हैं, पूरे प्रदेश को कुछ मिला है। कांग्रेस हालांकि इसको लेकर अपनी बात जरूर सामने रखेगी, क्योंकि मानगढ़ धाम को लेकर जो कांग्रेस का कहना था और जो लोगों की मांग थी वो अभी भी अधूरी रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन, कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है मंथन किया जा रहा हो उनके भाषण का, लेकिन कई जिलों को सौगातें, कई तरह की परियोजनाएं और लगभग हर क्षेत्र के लिए जो मैंने थोड़ा सा देखा था उसमें कई तो जिले और क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, पुल की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, जल की बात करें, आईटी की बात करें, अस्पताल की बात करें, लगभग हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। खैर, पीएम का ये दौरा वागड़ में एक 3 राज्यों को साधने की राजनीति के तौर पर ही नहीं देखा जा सकता, उसके अलावा भी इसके और कई मायने होंगे। क्या और इसके मायने हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष इसको अलग मायने से देखता है और विपक्ष इसके कुछ अलग मायने निकालता है और अभी थोड़ी देर में निकालेगा भी। हमारे साथ दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस चर्चा में जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। इन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस से हमारे साथ योगेश सिंघल जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन आप क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पर हैं, कांग्रेस के तौर पर, इस दौरे पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? योगेश जी। जी, पहली प्रतिक्रिया पीएम के मोदी के दौरे को लेकर, वहां जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे पूरी हुई हैं वो और जो नहीं पूरी हुई हैं वो, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपके इस दौरे को लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान यात्रा की नई यात्रा नहीं, उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में 16वीं यात्रा राजस्थान की है और इस यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान के लोगों को बड़ी उत्सुकता थी और रहती भी है। स्वाभाविक है कि जब कोई प्रधानमंत्री हमारे प्रांत में आता है तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी घोषणा करके उनको जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं धरातल पे इस तरीके की कोई बात नजर नहीं आई। आप देखिए कि जो पहले से ही योजनाएं चालू हैं, एक तो उन पे मोहर लगाई उन्होंने, इसके अलावा अपनी तरफ से जो राजस्थान की जनता देख रही थी, जिस तरीके की राजस्थान में माहौल है, जिस तरीके का एक महिला सुरक्षा का माहौल है, जिस तरीके का बेरोजगारी का आलम है, जिस तरीके की अभी आपने देखा अतिवृष्टि से राजस्थान जूझा है और अतिवृष्टि के लिए भी प्रधानमंत्री जी कोई विशेष पैकेज की घोषणा करके नहीं। बेरोजगारी की स्थिति आपने देख रखी है क्या है, और तो और ईआरसीटी योजना जो राजस्थान की सरकार ने इस पे मोहर लगा के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मैं तो ये कहूंगा पूर्वी राजस्थान की जो कैनाल योजना है, तो पूर्वी राजस्थान के किसान ही अभी तक इस असमंजस में है कि इस योजना कहां से, कैसे और क्या लाभ हमें मिलेगा। ना तो इस बारे में ब्यूरोक्रेट्स कोई जवाब दे पा रहे, ना लोकल एमएलए एमपी कोई जवाब दे पा रहे। तो इस तरीके का कोई घोषणा वो नहीं करके गए। इसके अलावा आप देखिए कि एक मेडिकल जो कि हर इंसान की बहुत जरूरत होती है, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में, पूर्ववर्ती सरकार में 25 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखा था, जिसमें घातक जो कैंसर या हार्ट या अन्य बीमारी होती हैं उनका इलाज करवाने में आप और हम सभी जानते हैं कि लोगों के घर दुकान तक बहुत अच्छी योजना थी। उसको भी जब से भाजपा की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदल के रख दी इलाज को। तो इस पे भी थोड़ा सा एक उम्मीद थी कुछ करके जाएगा। चलिए, मोटा मोटी आपका ये कहना है कि कुछ पुरानी परियोजनाएं थी। जी, मोटा मोटी आपका ये कहना है कि पुरानी परियोजनाएं थी, उन्हीं को यहाँ पर घोषित किया गया और जो जरूरी थी, जिन पर काम होना चाहिए था, उन पर किसी तरह की कोई घोषणा या किसी, जैसे आपदा को लेकर आपने बात की, रोजगार को लेकर आपने बात की, अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बात की। खैर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास कुछ और चीजों को लेकर। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपने सुना
इनका कहना है कि नई घोषणाएं कुछ भी नहीं थी, पुरानी घोषणाएं थी। और मानगढ़ धाम को लेकर हालांकि इन्होंने अभी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इससे पहले बीएपी के जो वही बोलना नेता चाह हैं, रहा था सर मैं, लेकिन आपने मैं बोल देता हूं आपकी तरफ से। बीएपी के जो नेता हैं रोत, वो वहां के प्रभावित जो उस इलाके से जो प्रभावित लोग हैं उनको लेकर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जो मुआवजे की मांग रखी थी वो भी एक चीज थी। इन सभी चीजों को लेकर बड़ा इंतजार था कि यहाँ आज जो जमीन वहां पर परियोजना के लिए ली गई है उनको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। और इसके अलावा मानगढ़ धाम, आपने हालांकि अभी जब मेरी अनौपचारिक आपसे चर्चा चल रही थी तो आपने कहा था कि एक वहां पर एक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बन रही है जिसमें त्रिपुरा सुंदरी को भी शामिल करने की बात है। लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको वहां पर उम्मीद थी, लेकिन घोषणा नहीं हुई। चेतन जी। प्रभात जी, देखिए आज मेरे को बड़ा दुख, मैं ये सोचता था कांग्रेस पार्टी आज अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी, क्योंकि रिलीफ राहत किसको मिलेगी? राजस्थान की जनता को तो मिल रही है ना। ये कोई ऐसी घोषणा नहीं है कोई अधिकारी को मिल रही है, कोई नेताओं को मिल रही है। राजस्थान की जनता को अगर पानी की सुविधा मिलती है, अगर परमाणु बिजली की सुविधा मिलती है, अगर अक्षय ऊर्जा की सुविधा मिलती है, अगर रेल की सुविधा मिलती है, अगर सड़क की सुविधा मिलती है, अगर पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, स्वास्थ्य, अगर इन चीजों की सुविधाएं अगर मिलने का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, तो आज कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन करते हुए स्वागत करना चाहिए था, अभिनंदन करना चाहिए था और विपक्ष, बधाई मुझे आज देनी बता चाहिए। दीजिए, आप भी विपक्ष में रहे होंगे। विपक्ष में तो कभी कोई समर्थन करता नहीं, विपक्ष होता ही गलतियां बताने के लिए। तो विपक्ष तो नहीं, आप अगर मैं विपक्ष आता में हूँ, होते तो आप मैं ही आता हूँ, गलतियां मैं बताते। आता हूँ। जी। भारतीय ये जनता तो उम्मीद ही पार्टी नहीं की जानी विपक्ष में, चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में 65 साल तक रही है। जी। सत्ता में कम रही है, विपक्ष में ज्यादा रही है। हाँ, हम लोगों ने समय समय पर अच्छी चीजों का समर्थन अशोक गहलोत साहब का भी किया है अच्छी बात है, और अच्छी सबका बात किया है। है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जनता का हित देखना है, हमें राजनीतिक हित नहीं देखते। हमें जी। आज बात करते हैं आप 1,08,000 करोड़ की जो योजना है, आज लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। देखो प्रभात जी, दोनों काम हुए, लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। शिलान्यास किसको बोलते हैं, लोकार्पण किसको बोलते हैं, आपको पता है। जो काम पूरे हो गए उनका भी हुआ है, नए काम जो इनिशिएट होंगे 1,08,000 करोड़। अगर हमारे चुनाव होते, अगर विधानसभा के, लोकसभा के, तो हमारे कांग्रेस के मित्र ये आरोप भी लगा देते कि चुनाव से पहले ये घोषणाएं होती है पार्टी का, जैसे कांग्रेस पार्टी आचार संहिता लगने से पहले किया करती है। अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पर। अभी ईआरसीपी की बात की थी हमारे कांग्रेस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की घोषणा में तीसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला, इसके लिए 2,365 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, लोकार्पण हुआ है। और अगर मैं सारी योजना आपको बताना लगूंगा तो बहुत बड़ी प्रभात लिस्ट है। इसमें अपने जिलों की बात की, चाहे बीकानेर जिला हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे डूंगरगढ़ हो, चित्तौड़ हो, अजमेर हो, टोंक हो, जयपुर हो, भरतपुर हो, कितने जिलों के नाम है, कोई जिला छूटा नहीं रहा। सोलर ऊर्जा की बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, 42,000 करोड़ का परमाणु बिजली घर इस राजस्थान की धरा में कब लगा था, अब कब लग रहा है? आरएपीपी कोटा कब लगा था? कितना समय बीत गया, कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई। इन आदिवासी अंचल की देखभाल करने वाली सरकार ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐसी सरकार आई है जो आदिवासी कल्याण की बात करती है। हमने आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम किया है, हमने आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं देने का काम किया है। और इन सब बातों का नतीजा आप देख रहे होंगे, जो आदिवासी बेल्ट, चाहे वो बांगड़ हो, चाहे वो शहरिया बारह के अंदर हो, ये कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, जहाँ पर कांग्रेस के अलावा किसी को वोट ही नहीं देते थे। कांग्रेस पार्टी से आदिवासी दूर क्यों हुआ है? वहां पे क्षेत्रीय पार्टी क्यों डेवलप होती है? इसलिए आदिवासी शुद्ध लेने वाली पार्टी नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस आदिवासी बेल्ट पे काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनता समर्थन दे रही है। घोषणा की बात नहीं है प्रभात जी। आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को देखिए, आदिवासी बेल्ट में आज आए हैं वो। अभी आपने मानगढ़ धाम की बात की, हाँ उसके लिए भी काम चल रहा है, लेकिन मैं साथ में हम लोगों ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में रिलीजियस कॉरिडोर और रिलीजियस ट्रायंगल, जैसे हमारे बीकानेर में टूरिस्ट ट्रायंगल है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इसी तरीके से धार्मिक पर्यटन केंद्रों को जोड़ने की योजना भी बनाई है। और जिस प्रकार से काम आगे बढ़ा है, अब मानगढ़ धाम की बात करिए, 65 साल तक किसी ने सूद ली थी क्या? हम लोगों ने वहाँ कॉरिडोर बनाया है, हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए हम लोग वहाँ खर्च करने का काम कर रहे हैं। हाँ हम काम कर रहे हैं, किसी का एहसान नहीं कर रहे। जनता की राजस्थान जनता ने हमें चुना है और बहुत उम्मीद से चुना है। उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाता है तो उसके लिए बताने के लिए मुट्ठी बीत के वो बता सकता है हमने ये काम आप लोगों के लिए किया। कांग्रेस की दिक्कत क्या, कांग्रेस काम करने का नाटक करती है, कब करती है? आचार संहिता देने से पहले।
आपने पिछली गवर्नमेंट में मान्य गहलोत साहब को देखा है, जिस प्रकार के घटनाक्रम घटित हुए, जिस प्रकार के होटलों से सरकार चली, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि गलत काम किए जब भी तो सरकार चली गई, अच्छे काम करते तो सरकार जाती थोड़ी। चलिए हम लोग मैं ले लेता हूँ, इसका भी जवाब ले लेता हूँ, योगेश जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। योगेश जी देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा सेंट्रल में, और अगर किसी को राष्ट्रीय परियोजना की अगर बात आती है, अगर कोई कॉरिडोर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात आती है, तो सेंट्रल में गवर्नमेंट की तरफ देखा जाता है। यहां पर अगर हम मानगढ़ धाम की बात करते हैं, तो इतने लंबे समय तक सरकार केंद्र में यूपीए की रही, लेकिन इसको उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। क्या यही कारण नहीं है कि आदिवासियों को दरकिनार किया गया और आदिवासियों ने कांग्रेस को नकारा? इसी डर से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए, और एक सीट तो छोड़ी गई, और विधानसभा चुनाव थे उसमें भी गठबंधन, मतलब उनका सहारा लिया गया। खुद का वहां पर कोई वर्चस्व कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाई। क्या इसकी वजह यही मानी जाए कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने भी इस इलाके पर ध्यान नहीं दिया था? योगेश जी। देखिए सर, मेरे साथी अभी आदिवासी के लिए बात कर रहे थे, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि आदिवासी वीरांगना कालीबाई के बलिदान के रूप के लिए आपके प्रधानमंत्री क्या कुछ करके और देखे गए। इसके अलावा मानगढ़ धाम के बारे में आपने बता ही दिया। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। और राजस्थान में चाहे महापुरुषों को लेके, महापुरुषों के बलिदानों को लेके, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को लेके, या सांस्कृतिक धरोहरों को लेके, अगर आप इनको छेड़ मिटाने के काम करेंगे तो कैसे राजस्थान अपनी गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाए। राजस्थान में किस कदर अभी ये घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा बच्चे किस कदर मर रहे स्कूल में, कितनी छतें गिर गई, उसके लिए कुछ ठोस कोई योजना, कोई इंडिकेशन देके गए क्या? राजस्थान, मैं आपको कहना चाहूंगा, आम आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले जी। राजस्थान खनन क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक एक प्रसिद्ध है। यहाँ खनन का उत्पादन, चाहे बजरी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सैंड हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, या कोई धातु हो, बड़े अच्छे पैमाने पे इनका उत्पादन होता है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली 2 महीने पहले की घटना देखी होगी कि राजस्थान में लगभग 33 से 34% टैक्स इन पे और बढ़ा दिया गया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहां ऑलरेडी यहाँ का जो मेन खनन है, मैं तो भरतपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, भरतपुर संभाग में खनन सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। यहाँ के लोग, और सबसे बड़ी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी इसी जिले से आते हैं, भरतपुर जिले से आते हैं। लोगों को उम्मीद ये थी कि पहले तो टैक्स ही नहीं बढ़ेगा, और बढ़ता है तो कम से कम भरतपुर जिले को तो स्पेशल कुछ पैकेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ भी उन्होंने बढ़ा दिया। कितने सारे टैक्स लग रहे हैं पूरे राजस्थान में, आप देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने सारे व्यापारी, युवा, मजदूर, कितने सारे परिवार पल रहे इस खनन व्यवसाय से। और इस पर ही आते आ जाएगी, इस कदर अनगिनत टैक्सेज आप लगाते जाओगे तो ये व्यापार कैसे पनपेगा। राजस्थान पहले ही बेरोजगारी से ग्रसित है। इसके अलावा आप देखिए, वर्ष 2022-23 तक आप कहते आ रहे थे कि किसानों की आय को दुगनी और चौगुनी कर देंगे, समझेंगे, देश के आम आदमी की आय को भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी बातों से पलट के कहने लग गए हो कि 2047 तक की आय को हम चौगुनी कर देंगे, भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे, आम आदमी की आय बढ़ाएंगे। तो क्या इस चीज की गारंटी है कि 2047 तक आप बने रहेंगे? या इस तरीके का कहीं आपने, जैसा कि एक शून्य में चलन आ रहा है, बात आ रही है कि वोटों में, ईवीएम में हेराफेरी होती है, वोट चोरी होती है, क्या उसी को आधार बना के आप कह रहे हो कि 2047? वो मुद्दे से भटक जाएंगे अपन, आज वागड़ पे ध्यान रखते हैं। चलिए हमारे साथ श्याम जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास, मैं योगेश जी आपके पास लौटूंगा वापस। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा देरी से जुड़ पाए। श्याम जी, वागड़ में आए, आज पीएम प्रदेश को उपहार भी दिए, लेकिन विपक्ष पर वार भी किए। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप आज के इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव नहीं है तो जाहिर तौर पर उस चुनावी राजनीतिक नजरिए से तो नहीं देखा जा सकता, फिर भी आप कैसे देखेंगे? आपकी इस पे क्या समीक्षा आपकी सामने आती है? अब देखिएगा, प्रधानमंत्री प्रदेश में आए तो विकास के द्वार तो खोले उन्होंने। अब योगेश जी जो आरोप लगा रहे थे, अब ये भूल गए,
अब भरतपुर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को भरतपुर से जिता के भेजा नहीं इन्होंने। हम सांगनेर वाले हैं जो भरतपुर से नहीं, हम सांगनेर से जिता करके आज मुख्यमंत्री का खिताब दिया है, और मुख्यमंत्री जी ने आज भरतपुर को भी दिलाया है। आप भूल क्यों जा रहे हो वैसे? और ऐसी स्थिति में देखिए जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो तो कोई ऐसे तो है नहीं तो कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस रोज वोट चोर और क्या चोरी चोर करती रहती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जो टैक्सेस वाला जो उदाहरण दिया कि एक जूता था 500 रुपए का आता था, 75 रुपए का टिकट टैक्स लगता था। अब हमने आने के बाद हमने 2500 रुपए तक के जूते को टैक्स में जिस प्रकार से कमी लाके करी है, तो उसमें देखिएगा आज के जमाने में जिस प्रकार से बार बार जो आप कह रहे हैं कि टैक्सेस में जीएसटी में जो 2 स्लैब ला करके भाजपा ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जो लाभ देने का काम किया है, वो तारीफ काबिल है। उस पर तो तारीफ आपको भी करनी चाहिए योगेश जी। आप केवल प्रधानमंत्री के आने से हमको अगर 1,08,468 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो जाए, तो उसके लिए तो आप क्या कहोगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री मत आओ हमारे यहाँ। अब मानगढ़ की बात आप बार बार कह रहे हैं। देखिए मानगढ़ 4 राज्यों का मसला है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपसी सहमति बन जाए तो विकास की दृष्टि से हो सकता है। अब बार बार आप जो कह रहे थे कि देखिएगा कि जो आज बरसों से अटका पड़ा था, माही का जो था 42,000 लागत से बनने वाला 2800 मेगावाट जो बिजली बनेगी, माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का आज अगर शिलान्यास हो गया है, क्योंकि अशोक गहलोत के जमाने में सोचा गया था, बहुत बार सोचा गया था, नहीं करा पाए शिलान्यास। अब देखिएगा उसके अलावा देखिएगा कि बीकानेर में जो 8,500 करोड़ की लागत से अक्षय ऊर्जा की परियोजना का शिलान्यास कर दिया। 13,183 करोड़ की लागत से जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर 15.5 गीगावाट विद्युत प्रसारण की लाइनों का शिलान्यास कर दिया। और 5,884 करोड़ की लागत से बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास अगर प्रधानमंत्री जी करके गए। और आपके जमाने जल जीवन मिशन का तो आपको उदाहरण है कि जेल में आपके मंत्री जी, तो वो जो कोई विकास किया था वो तो आपको पता है किस प्रकार का था। और देखिएगा कि 878 करोड़ की लागत से भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल का निर्माण, 119 अटल पथ का अगर जिस प्रकार से कर जो किया है शिलान्यास, वो क्या आने वाले जमाने में राजस्थान को कुछ देगा नहीं? क्या आप बार बार कह रहे थे कि भाई राजस्थान के बारे में ध्यान नहीं रखा, राजस्थान को कुछ दे के नहीं गए। हाँ, आपका विपक्ष का अधिकार बनता है कि आरोप लगाओ, कमियों को गिनाओ, मैं इसके मना नहीं करता, आपको आरोप लगाने चाहिए, मैं उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बार ये तो कहो कि प्रधानमंत्री के आने से राजस्थान में विकास के द्वार एक नहीं, राजस्थान में एक क्षेत्र में नहीं, बागड़ की बात मत करो, पूरे राजस्थान में कुछ न कुछ मिला है। और उसको मिला है तो फिर आप उसके अंदर कम से कम ये तो तारीफ कर दो कि प्रधानमंत्री जी आप बार बार आओ। 3 अगर आपको ट्रेन मिल गई वंदे भारत, हरी झंडी दिखा दी, आपके सामने चली नहीं ट्रेन, तो सामने वो तो मना ही नहीं कर सके कि हरी झंडी दिखाने के बाद चली। 15,000 युवाओं को रोजगार का अवसर के अंदर 2 को तो उन्होंने नियुक्ति पत्र प्रमाणिक तौर पर दे दिया, भाई ले लो, बाकी को तो मिलेगा ही। तो ये सब चीजें अगर राजस्थान को मिला है और फिर भी आप कह रहे हो कि राजस्थान में आने से प्रधानमंत्री तो आए तो हमको तो कुछ देखे ही नहीं गए। मानगढ़ धाम की आपकी मांग जायज है और मांग और देखिएगा अभी हाल ही में देखिए आपके जो सांसद आपने सहयोग किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं, राजकुमार रोत ने, उन्होंने कल तक वो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन शांत हो गया। अब देखिएगा कि केवल आप आदिवासी क्षेत्रों के लिए अगर अलग से प्रदेश बना दोगे तो मरु प्रदेश और पता नहीं आपका भी प्रदेश अलग से बनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की मांगों को तो माना नहीं जा सकता। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि भाई राजस्थान में
अब सीवरेज वाली बात करो, 226 करोड़ की लागत से डीडवाना और कुचामन झुंझुनू सीवरेज का तो कार्य संपूर्ण हो गया, लोकार्पण करके चले गए। आप देखिए 3132 करोड़ की लागत से पीएम कुसुम के तहत 895 मेगावाट विकेंद्रीकरण और सौर यंत्र भी चालू कर दिए गए। और ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट और 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजना 2365 करोड़ का आज हुआ। और उसमें देखिए ईसरदा बांध में तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज उसका लोकार्पण किया है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी श्रेय जाता है कि उनके टाइम में बना, ये मैं मना नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आए तो हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन मिला। आप कम से कम उसका धन्यवाद थोड़ा बहुत तो दो, विरोध करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ योगेश जी आप, लेकिन आप बिल्कुल ही योगेश जी विरोध करो कि हमको कुछ मिला ही नहीं, कुछ करके ही नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में हमको कम से कम जो प्रधानमंत्री के आने से मिल रहा है, देखिए और कितनी बार आ गए, चौथे महीने में तो दूसरी बार आ गए। वैसे टोटल 22 महीने में 17 बार मुख्य प्रधानमंत्री जी आए, 7 बार तो प्रशासनिक देने के लिए आए और बाकी के लिए जो राजनीति करने के लिए जो चुनाव थे उस दौरान भी आए। लेकिन फिर भी हम फिर बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बार बार आए प्रधानमंत्री जी और हमको देखे जाए, इसके लिए हमको उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए। मैं तो राजस्थान के होने के नाते कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बार बार आओ और हमको विकास के द्वार खोलते जाओ। भाई आप विरोध की दृष्टि से विरोध करो, कोई मना नहीं करता, करना चाहिए, आपको कमियों गिनानी चाहिए, मैं उसमें नहीं, लेकिन कम से कम कभी तो धन्यवाद भी देना सीखो योगेश जी कि हाँ प्रधानमंत्री के आने से भरतपुर को भी मिला, ऐसा नहीं मिला हो। कम से ये तो कहो, विरोध तो करो, विरोध के लिए मना नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सत्ता पक्ष को ये करना चाहिए, विपक्ष से सूची बनवा कर लेनी चाहिए कि बताइए क्या क्या काम करना है, क्योंकि जितना गहराई से और जितना कमियों को विपक्ष गिना सकता है वो सत्ता पक्ष वाले नहीं देख सकते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज्यादा समन्वय से एक सार्थक राजनीति भी आएगी। चलिए ठीक है चेतन जी देखिए अभी, हाँ जी चेतन जी, इन्होंने अभी श्याम जी ने भी इस बात पर आपको ध्यान दिया होगा, पहले जो ईआरसीपी को लेकर ये कहा जाता था कि दोनों अलग अलग, गहलोत के समय की मैं बात बता रहा हूं आपको, कि अलग अलग सरकारें हैं, उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन मानगढ़ धाम को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी, और उसके अलावा आप गुजरात में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, इतना कुछ आप एक डबल इंजन ट्रिपल इंजन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5-5 इंजन लगे हुए हैं, उसके बावजूद अगर इसमें कोई देरी हो जाती है, अब तो कहाँ सामंजस्य में क्या दिक्कत है, आपस में मिल मिला के बात कर सकते हैं, किसी तरह का कोई विरोधाभास भी नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी तक 11 साल का वक्त हो चुका है, उस 11 साल में चलिए मैं छोड़ता हूँ कि 2 साल मान, बाकी टाइम में यहाँ पर गहलोत की सरकार है, लेकिन बाकी के पिछले 2 साल में बहुत गहनता, क्योंकि ये सिर्फ मानगढ़ धाम को विकसित करने की बात नहीं है। जब भी कोई धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वहां पर कई तरह के रोजगारों के जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रभात जी आपने ध्यान नहीं दिया, हमारे कांग्रेस के मित्र शायद पढ़ के भी नहीं आए कि क्या क्या घोषणा है। भरतपुर के लिए विशेष चिंता कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैंने बता दिया, ये साइड में ग्राफिक्स में चल रहा है, वो देखेंगे इनको पता चल जाएगा। नहीं 250 बेड की हॉस्पिटल हुई है, 128 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। भरतपुर में आज 250 बेड की हॉस्पिटल है 128 करोड़ रुपए में। उसके अलावा जैसे अभी श्याम जी मिश्रा ने बताया था, फ्लाईओवर का था, बनास के ऊपर पुल का था, ये सारे आज हुए। लेकिन अलग बात है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बार बार जो ये कांग्रेस पार्टी कहती है, हम 2 साल हुए हमें सत्ता मानने के आए, मतलब 2 साल हमारे को होंगे। 2 साल के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए जो काम किए हैं उसकी तो तारीफ करें। कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। विधानसभा में हमने देखा था, आपने भी देखा था, महत्वपूर्ण बिल आए, चर्चा करना तो कुछ नहीं समझा, बाइकआउट कर दिया। और बाइकआउट किस बात पे किया? पानी पे नहीं किया, बिजली पे नहीं किया, स्वास्थ्य पे नहीं किया, शिक्षा पे नहीं किया, SIR पे किया। SIR बिहार में हो रही है और बाइकआउट राजस्थान की विधानसभा से कर रहे हैं। आप कल्पना करिए प्रभात जी, जब भी तो कांग्रेस पार्टी इसी कारण से तो साथ गिर रही है, इसी कारण से ये हार रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते। चुनाव आते तो हम लोग विश्लेषण करते हैं हमारे अंदर क्या कमी रही है, क्यों चुनाव आ रहे हैं, हम अध्ययन करते हैं, उसको दूर करते हैं। ये क्या करते हैं? अध्ययन नहीं करते। वोट चोरी हो गया, मशीन खराब है, ये ऐसे आरोप हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक सेकंड केवल मात्र मैं आज ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन था। बार बार प्रधानमंत्री जी राजस्थान की भूमि पर आते हैं और जिस प्रकार से आज शिलान्यास और लोकार्पण का काम किया है,
ये राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है, 42,000 करोड़ का। और यही कांग्रेस पार्टी ERCP, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, इनके पत्रों के जवाब नहीं देते थे, मैंने बहुत डिबेट की ERCP पर। यमुना जल समझौता, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव के अंदर विरोध करती है कि गलत हुआ है, हरियाणा को नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि हरियाणा को फायदा दे दिया। इसलिए डबल नीति और नियत दोनों कांग्रेस पार्टी की नीति। अब मैं इनका जवाब ले लेता हूं, समय कम है, मैं ले लेता हूं, इनसे जवाब ले लेता हूं। योगेश जी, विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाते हैं, ये आरोप है बीजेपी से हमारे जो साथी हैं उनका। अब यहाँ पर विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा दीजिए ताकि इनको इस बात से तसल्ली हो जाए कि विपक्ष अपनी भूमिका में निभाइए। सबसे पहले तो मैं श्याम सुंदर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि भरतपुर से थोड़ी जीते हैं सीएम तो हमने जिताए सांगानेर से, सांगानेर को कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए उनका जन्मस्थली भरतपुर जिला है। जहां जन्मस्थली होती है उसके लिए स्पेशल कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और रहना भी चाहिए, जो इनका नहीं रहा इस सारे जो आज का कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा मेरे साथी चेतन जी कह रहे थे कि आपके शहर की आपको पता नहीं है, फ्लाईओवरों की घोषणा कर दी, 250 बेड का हॉस्पिटल के का सालाना उद्घाटन कर दिया। आपको पता होना चाहिए चेतन जी, इस हॉस्पिटल बनने की शुरुआत, इसके एक्सटेंशन की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने की थी। आपको ये पता होना चाहिए थे। बीज तो हमने लगाया, आप तो फसल काट रहे हैं उसकी। इसके अलावा आप बात करते हो, आप तैयारी नहीं हुआ ना। 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए तो अभी हुए। आपकी सरकार को लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन इस लाल फीता शाही के चक्कर में अभी तक वो तैयार ही नहीं हुआ। जबकि भरतपुर में अपना घर भी है, उसने 200 बेड का हॉस्पिटल मात्र 1 वर्ष में तैयार करके दिखा दिया। तो इससे ब्यूरोक्रेसी पे और सरकार पे इनको आंच आनी चाहिए, इसको लांछन लगना चाहिए सरकार पे। 2 साल में कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा आप फ्लाईओवरों की बात कर रहे हो, मैं मानता हूं अच्छी बात है अगर किसी शहर में फ्लाईओवर बनते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए, पर्सनल हित या पर्सनल इसका श्रेय लेने के लिए कि मैंने करवाया है मुख्यमंत्री रहते, इस वजह से जहां जरूरत नहीं थी वहां फ्लाईओवरों का निर्माण कराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए भरतपुर की पॉपुलेशन 2.25 लाख से भी कम है। जहां जरूरत नहीं होती, मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए जहां फ्लाईओवरों का निर्माण हो सके। ऐसी जगह फ्लाईओवरों का निर्माण कराया जाएगा अब जहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, धंधे मिट जाएंगे, जड़ से समूल नष्ट हो जाएंगे, घर बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएंगे। क्या पब्लिक को मार क्या फ्लाईओवर बनाओगे? क्या श्रेय लेना चाहते हो आप? एक तरफ तो हमारे श्याम जी कह रहे हैं कि भरतपुर के नहीं है, भरतपुर से नहीं जीते इसलिए क्या करें भरतपुर के लिए। एक तरफ आप कह रहे हो भरतपुर को सौगातें दी हैं, तो सौगातें ऐसी दी है उन्होंने या तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा योगेश, जरूरत ही नहीं है। माफी चाहूंगा योगेश जी, समय पूरा हो चुका है, लेकिन इस बात को तो खैर मानना पड़ेगा कि 21 जिले, 1,08,000 करोड़ रुपए की योजनाएं, 15,000 युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र दिए हैं, 12 प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा पेयजल परियोजनाओं की बात करें, सोलर ऊर्जा की बात, प्रभात जी मैं आपको एक बात मैं भी कहना चाहूँ जी। ट्रेन जी, अब देखिए योगेश जी बार कह रहे थे भरतपुर को कुछ नहीं मिला, 50 साल आगे की योजना है। आज तो कुछ बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में फ्लाईओवर की जरूरत पड़ेगी। 3 लाख के बाद भी आपका नगर निगम बना ना, अभी विकास प्राधिकरण बना दिया ना, ये मुख्यमंत्री ने बनाया ना, नगर निगम आपने बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री, तो आप ये मत कीजिएगा मुख्यमंत्री आपके प्रति समर्पित नहीं है। बहुत सारा बजट दे रहा है, राजस्थान के अलावा सांगानेर के अलावा आप ही को बजट मिल रहा है। तो जिस तरह से वहां पर जो केंद्र खोल रखा है, सब कुछ कर रखा है, फिर आप मुख्यमंत्री की बुराई क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री तो जन्मस्थली के कारण बहुत कुछ दे रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी की बुराई नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी की बुराई नहीं कर रहे, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ आपको तो दिया क्या नहीं दिया? चलिए मैं बताता हूँ, अच्छी योजना आपने तो 3,000 से हरा दिया था, आपने तो 3,000 से हराया था। चलिए मैं समझ गया, माफी चाहूंगा आपसे। हमारे यहाँ के तो जन्मे हुए योगेश जी, मैं समझ गया आपकी बात। आप आवश्यकताओं की प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई बार बड़ा लंबी भी सोच रखनी पड़ती है, क्योंकि जब चीजें बिगड़ जाए तब हालात को सुधार जाए, उससे बढ़िया है कि 5 साल बाद क्या जरूरत होगी उसको भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन खैर, इतनी सारी घोषणाएं और सिर्फ बागड़ पर ध्यान नहीं देना, देखिए विपक्ष पर वार करना सत्ता पक्ष का फर्ज होता है,
कमियां गिनाना विपक्ष का फर्ज होता, लेकिन इस सबके बीच अगर वागड़ के दौरे में 21 जिलों को अगर इतनी सारी परियोजनाएं मिल जाती हैं, इतनी सारी घोषणाएं मिल जाती हैं और यहाँ पर 1,08,000 करोड़ की योजनाओं को लेकर आगे आने वाले राजस्थान के एक बहुत अच्छे विकास को लेकर एक धक्का अगर इससे लगता है, एक पुश मिलता है उस रफ्तार को देने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसका एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कमियां हो, उन कमियों को भी सामने रखा जाना चाहिए। खैर, उम्मीद की जाती है कि आज जो घोषणाएं हुई हैं राजस्थान उससे और तेज गति से दौड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।